नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भुगतान शेष में असंतुलन के कारण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भुगतान शेष किसे कहा जाता है, भुगतान शेष की कौन कौन सी मदें हैं, भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर है, भुगतान शेष के जो असंतुलन है उसके कितने प्रकार होते हैं। और आज हमारा टॉपिक है कि भुगतान शेष में असंतुलन के कारण। तो पहला कारण क्या है कि विकास व विनियोग के कार्यक्रम। विकासशील देश तीव्र गति से विकास करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी व अन्य सामान आयात करते हैं। इससे उनकी देनदारी बढ़ जाती है। देनदारी बढ़ने के कारण भुगतान शेष में असाम्य या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भुगतान शेष में असंतुलन ये केवल विकासशील देशों की समस्या नहीं है, ये विकसित देशों को भी इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि विकासशील देश वो अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अब उनके पास पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण से विकासशील देश अपने देश का सर्वोत्तम संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए वो प्रायः विकसित देशों से पूंजी का आयात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इसके लिए भी वो आयात करते हैं। इससे आयात बढ़ जाते हैं, देनदारी बढ़ जाती है, भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण क्या है? विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध। विकसित देश विकासशील देशों से आयात पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अनुकूल व्यापार शर्तें बनाए रखने के लिए, किस कारण से? अनुकूल व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए विकसित देश विकासशील देशों से माल मंगाना या आयात पे प्रतिबंध लगा देते हैं। आयात प्रतिबंध की जो नीति है उससे विकासशील देशों का हानि होती है। विकासशील देश अपना जो माल निर्यात कर रहे हैं वो विकसित देश नहीं खरीद रहे हैं, और आयात में विकासशील देश कमी नहीं कर पाते हैं। निर्यात पे प्रतिबंध है, चूंकि विकसित देश उनके वस्तुओं का आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है, अर्थात विकासशील देशों की ओर से जब देखेंगे तो उनका निर्यात कम होगा, आयात अधिक है, तो विकासशील देशों के साथ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उनके भुगतान शेष में असाम्य उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन आ जाता है। और ये विकसित देशों के जो नीति अपनाई है आयात प्रतिबंध, और इसी कारण से विकासशील देश भी आयात प्रतिस्थापन की नीतियां अपनाते हैं। सभी देशों का एक ही लक्ष्य होता है कि देनदारी कम से कम, लेनदारी अधिक से अधिक। तो इस नीति के कारण से विकसित देश और विकासशील देश दोनों अपने आयातों को कम करने का प्रयास करते हैं, निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तीसरा कारण है कि विकासशील देशों की अधिक जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने के कारण से उनके यहां जनसंख्या की अधिकता है। जनसंख्या की अधिकता के कारण से अब एक तो जनसंख्या अधिक अर्थात मांग अधिक, दूसरी उनका कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी का अभाव, उनके यहां उत्पादन कम, उत्पादन भी उनका कम है। तो जो मांग है उसको पूरा करने के लिए विकासशील देश आयातों पर निर्भर होते हैं, और जो थोड़ा बहुत निर्यात करने की उनकी शक्ति थी वो स्व उपभोग की वजह से और कम हो जाती है। आयात अधिक, निर्यात कम, भुगतान शेष में असाम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आयात जनसंख्या वृद्धि दर से क्या होता है कि आयात में वृद्धि हो जाती है, स्व उपभोग अधिक हो जाता है, निर्यात कम हो जाते हैं, और विकासशील भुगतान शेष में असंतुलन का सामना करते हैं।
अगला कारण क्या है? अंतरराष्ट्रीय ऋण व विकास कार्यक्रम। विकासशील देश अपने देश के विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं, जिसका ब्याज का भी भुगतान करना पड़ता है, उसका मूलधन का भुगतान करना पड़ता है, जिससे देनदारी बढ़ जाती है। अब इसमें क्या है कि विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से या अन्य विकसित देशों से पूंजी ऋण लेते हैं, ब्याज का भुगतान करते हैं, देनदारी बढ़ती है, मूलधन देनदारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से लेनदारी कम है, देनदारी अधिक है, असाम्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो देश कर्ज देते हैं या जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ऋण देती हैं, तो उन देशों में जो लेनदारी है उनकी, वो लेनदारी बढ़ जाती है। तो विकसित देशों के साथ यह भी एक समस्या है कि वो विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय ऋण लेते हैं, देनदारी बढ़ जाने के कारण से भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो एक कारण ये भी है। अगला एक कारण है चक्रीय उच्चावचन। व्यापार के साथ जो है तेजी और मंदी की स्थितियां चलती हैं। उच्चावचन जो है स्वाभाविक है। जब मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था आ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, निर्यात कम हो जाते हैं, आयात उसी प्रकार से और बढ़ जाते हैं। चूंकि उत्पादन कम हो रहा है, भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। निर्यात मांग में परिवर्तन। विकसित देशों की एक समस्या यह है कि विकसित देश प्रायः प्राथमिक वस्तुओं का ही निर्यात कर पाते हैं। उनके पास पूंजी का अभाव है। पूंजी के अभाव के कारण से वो अपने कच्चे माल को फिनिश गुड में बदलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। विकसित देशों में यदि निर्यात या उनके विकसित देशों की तरफ से अगर देखें तो उनके आयात में यदि परिवर्तन हो गया, उनके देश में प्रायः आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जाती है। विकासशील देशों से विकसित देश खाद्यान्न वस्तुओं का ही आयात करते हैं, और जब विकसित देश उन्हीं खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं तो विकासशील देशों से जो निर्यात किया जा रहा है वो कम हो जाता है, या विकासशील देश जिस आयात करते हैं विकसित देश वो कम हो जाता है। इस कमी के कारण से भी इनका निर्यात कम, विकासशील देशों का आयात अधिक, भुगतान से इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अगला कारण क्या है? प्रदर्शन प्रभाव। देखा देखी प्रवृत्ति, प्रदर्शन प्रभाव, इससे भी मांग में वृद्धि होती है। विकासशील देशों के जब नागरिक विकसित देशों के नागरिकों के संपर्क में आते हैं तो उनके जो विकसित देशों का रहन सहन है, उच्च उपभोग की अवस्था है, उसको अपनाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रदर्शन प्रभाव के कारण से उनकी मांग बढ़ जाती है, विकासशील देशों का आयात बढ़ जाता है, भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से असंतुलन क्यों उत्पन्न होता है? तो असंतुलन की स्थिति में देनदारी जो होती है वो बढ़ जाती है, लेनदारी घट जाती है। हर वो स्थिति, हर वो कारण जिससे विकासशील देश या जिससे किसी भी देश की लेनदारी में कम हो जाए, देनदारी बढ़ जाए, तो भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भुगतान शेष में असंतुलन कोई भी देश घाटे की स्थिति में नहीं रहना चाहता है। सारे देश, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो, वो अतिरेक की स्थिति में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लाभदायक होता है, अर्थात लेनदारी अधिक और देनदारी कम। किंतु भुगतान शेष में असंतुलन के जो ये कारण है, इन कारणों की वजह से विकासशील देशों में भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।